नमस्कार, मैं आशा फ़िलिप आपके सामने न्यूज़ डिबेट से। और आज हमारे साथ में है बीजेपी से सह प्रदेश मीडिया प्रभारी और संजीव जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ आज के थैंक हमारे इस प्रोग्राम में। और सर, ये प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मुझे एक लाइन याद आ रही है, अगर आप कहें तो मैं हाँ, सुना सकती हूँ? ज़रूर। ठीक है ना? हालाँकि आपके सामने तो मैं गा नहीं सकती हूँ, अरे बट मैं कह के बोलना नहीं। चाहूँगी। तो कुछ लाइनें इस तरह की है कि एक प्यार का लगवा है, मौजों की रवानी है, ज़िंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो सर, ये जो लाइन्स हैं, ये आपकी ज़िंदगी से या आपकी पूरी लाइफ़ की जर्नी से कितनी ताल्लुक़ रखती हैं? देखिए ये तो वास्तविकता है। जी। जिस तरह से संतोष आनंद जी हुँ, हुँ। जिन जो इसके गीतकार रहे हैं इन पंक्तियों के और बड़ी मशहूर हुई हैं। इस संगीत से भी अपना एक अच्छा खासा नाता रहा हुँ, है हुँ। और वर्तमान में भी है। जी। और साथ ही हुँ, हुँ। अभी कुछ समय पहले हमको ऐसा एक सौभाग्य भी मिला कि हम संतोष आनंद जी से रूबरू भी हुए और पूरे देहरादून की जो संगीत प्रेमी जनता है हाँ, हाँ। उनको भी हमने उनसे रूबरू करवाया। यहाँ पे स्थानीय एक आईआईडीटी ऑडिटोरियम है। एक म्यूजिकल कार्यक्रम रखा गया था जिसमें उन्होंने शिरकत की और वो इतना गदगद हुए हुँ, हुँ। देहरादून की जनता से मिलकर, क्योंकि जनता ने सर माथे पर उनको बिठाया और वो इन पंक्तियों का को गाते हुए भावुक भी हो उठे। और मैं सोचता हूँ देखिए, संगीत की हम यदि बात करते हैं हुँ, हुँ। तो संगीत एक अ, ऐसा जो व्यक्ति मतलब ऐसा बोला जाता है जो व्यक्ति संगीत से प्रेम करते हैं, प्यार हुँ, करते हुँ। हैं, हुँ, हुँ। वो मन के बिल्कुल साफ होते हैं। बिल्कुल। और सभी लोगों को मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, संगीत से प्यार करें, प्रेम करें, संगीत को अपने जीवन का अंग बनाएं, जी। है ना? तो सर, ये संगीत तो आपके जीवन का अंग बन गया, जैसे कि हम जानते हैं कि आप कई-कई जगह पर जाते हैं। नेशनली कई जगह आपने बहुत से प्रोग्राम्स भी दिए हैं। सर, थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगी कि जैसे आप सह मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी से और उसी के साथ-साथ आप एक म्यूज़िशियन भी हैं, एक गायक भी हैं, तो कैसे बैलेंस कर पाते हैं? देखिए संगीत एक शौक के रूप में अपना रहा है हुँ, हुँ। और जब संगीत का समय होता है उस समय हम संगीत में रुचि लेते हैं, संगीत के क्षेत्र में जाते हैं। हुँ, हुँ। जिस समय अपना राजनीतिक क्षेत्र में समय देने की बात होती है, उस समय हम राजनीतिक क्षेत्र में अपना जो भी महत्वपूर्ण जो भी हमारी भूमिका है उसका निर्वहन करते हैं। और जिस समय अपना सामाजिक कार्यों में अपना समय देने की बात होती है उस समय सामाजिक कार्यों में अपना समय देते हैं। हुँ, हुँ। तो ये सब चीज़ें तो समय निकालना पड़ता है समय और निकालना पड़ता जी, है। जी। तो जिस तरह से हम जानते हैं कि आप काफ़ी काफ़ी यंग एज से ही सर न पार्टी में आ गए थे, राजनीति में आ गए थे। सर, क्या इंस्पिरेशन रही? देखिए मेरी जो इंस्पायरेशन है वो मेरे पिताजी हुँ, हुँ। जो ओएनजीसी में कार्यरत रहे हैं। और एक समय था जब मैं बहुत ही छोटा था, हुँ, हुँ। मैं शायद चौथी पांचवी क्लास में पढ़ता था। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी भी नहीं थी, जनसंघ हुआ करता था। और जनसंघ को मतलब उस समय एक वर्चस्व था कांग्रेस पार्टी का। जी। जी। और जिस समय हम जिस समय मेरे पिताजी हाँ, हाँ। जनसंघ में जनसंघ के कार्यकर्ता थे, हाँ, हाँ। कार्यकर्ता रहे हैं।
और उस समय गिनती के ही लोग, हाँ। देहरादून की यदि हम बात करते हैं, बहुत गिनती के लोग होते थे। और उस समय जनसंघ को भी एक अछूत के रूप में यहाँ देखा जाता था। और जब वो प्रचार करने जाते थे, साइकिल पे प्रचार करने जाते थे झंडा लेकर, और लोग कंकड़ पत्थर मारते थे। मारते थे। हाँ, और संगी भंगी ऐसा करके, मतलब इतना एक अपशब्दों से मतलब एक तरह से मर्यादा भंग करते थे। हाँ तिरस्कार, तिरस्कार करते थे। तिरस्कार होता हाँ था। जी, हाँ जी। लेकिन वो फिर भी बगैर रुके, बगैर थमे, पार्टी की जो एक विचारधारा है उसको आगे ले जाते रहे। और उनसे ही मुझको भी प्रेरणा मिली। मैं आरएसएस में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक में, बाल स्वयंसेवक के रूप में, जब मैं चौथी पांचवी क्लास में था, जब से ही आरएसएस से जुड़ा हुआ रहा हूँ। और बाल स्वयंसेवक के रूप में आगे वही आरएसएस की वजह से मेरे को एक ऐसी प्रेरणा भी मिली कि मैं आगे चलकर धीरे धीरे, मैं सोचता हूँ 1992 जिस समय राम जन्मभूमि का एक आंदोलन चल रहा था, उस दौरान मैं राजनीति में सक्रिय हुआ। उससे पहले मन के विचार तो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और आरएसएस से एक राष्ट्रवादी विचार तो आरंभ से ही रहे। लेकिन जो एक सक्रिय भूमिका मैं 1992 से आरंभ की। और सबसे पहले मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा, एक युवा विंग होती है भारतीय जनता पार्टी में, उसमें वहीं से मेरा राजनीतिक कैरियर आरंभ हुआ। और धीरे धीरे करके मैं, मेरे ख्याल 1998 के आसपास से, जब से मैं ये अपना भारतीय जनता युवा मोर्चा के बाद फिर एक मीडिया की लाइन मैंने आरंभ की जी। उसको चुना। और 2004 के आसपास मैं अपने, जो आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, वो भी एक समय में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उनकी टीम में भी मैंने काम किया है। अपने दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान तीरथ सिंह रावत जी, उनके साथ भी मैंने काम किया है। और इसी प्रकार बड़े बड़े जितने भी हमारे बड़े नेता हैं, उन सब के साथ काम करने के सौभाग्य मुझको प्राप्त हुआ। और मीडिया टीम का एक मैं लगातार अंग बना रहा हूँ। और तब से लेके आज तक अपना मीडिया का ही काम मैं देख रहा हूँ पार्टी में। और जहाँ तक अपनी पार्टी की जो विचारधारा है, उसको जन जन तक पहुँचाने के लिए हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं, उसके ऊपर अपना लगातार ध्यान केंद्रित, विचार केंद्रित रहा है। सर, अगर टोटल अगर काउंट किया जाए तो कितने साल हो गए? अब देखिए 1992 से यदि हम सक्रियता की बात करें, सक्रिय राजनीति में 26 और 8 34 साल हो गए। 34 साल है। क्या डिफरेंस है? जैसे अभी आपने कहा कि बीजेपी, पहले बीजेपी ने की, नहीं, आप दूसरे नाम से पुकार, अभी आपने कहा ना जनसंघ, तो जनसंघ से बीजेपी तक का आप आज की डेट में देखते हैं राजनीति को, तो दोनों में बहुत सी काफी चेंजेस हैं। आपका मतलब जो योगदान रहा, और आप एक योगदान के साथ साथ इंसान की खुद की एक अंदर से इच्छा होती है कि हाँ, चीजों को कुछ इस तरह से किया जाए। तो ऐसे क्या वो योगदान रहे, या ऐसे कौन से योगदान है जो भविष्य में आप देना चाहते हैं? देखिए, पहले पार्टी का आधार कम था। हमने बहुत लंबे समय तक वो काल देखा है जब पार्टी
जो चुनाव लड़ती थी एक सांकेतिक रूप में चुनाव लड़ती थी। चुनाव जीतना कोई जरूरी नहीं उद्देश्य था, उद्देश्य उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य चुनाव जीतना नहीं होता था। उद्देश्य होता था कि पब्लिक के बीच में हमने अपना एक मैसेज देना है कि भारत की जनसंघ भी चुनाव लड़ी। लड़े। और उस समय एक ऐसा भी दौर होता था, मैं आपको 70s की बात बता रहा हूँ। 70s में ये हिसाब था कि अगर आंकड़े कुछ अच्छे आ जाते थे, जीत हार का तो कोई सवाल नहीं कोई था, सवाल ही नहीं था। आंकड़े अच्छे आ जाते थे, अच्छे वोट मिलते थे तो उसका भी जश्न मनाया जाता था। आज तो धीरे धीरे करते हुए 1980 के बाद भारतीय जनता पार्टी बन गई, तो मैंने आपातकाल का वो निर्मम दौर भी देखा है। और जिस समय आपातकाल लगा था, आपातकाल के समय में क्योंकि मेरे पिताजी भारतीय मजदूर संघ में जनरल सेक्रेटरी थे ओएनजीसी के, ओके। और अपने स्वर्गीय सीएम नित्यानंद स्वामी जी के साथ उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ पर निभाई। और जिस समय इमरजेंसी लगी, वो लगभग 6 महीने अंडरग्राउंड रहे, नौकरी भी छूटने की बात आ गई, और घर में एक बड़ा आर्थिक संकट भी उस समय, क्योंकि बड़ा सस्ता जमाना होता था और ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो एक पार्टी के लिए हमें क्या करना है, पार्टी को हमें कैसे आगे ले आना है, ये सारी चीज़ें मन में घूमती रहती थी। और मैं सोचता हूँ उनकी उनसे ही कई बातों की एक प्रेरणा भी मेरे को मिली है, और उसी प्रेरणा को हम थोड़ा आगे बढ़ाने का फिलहाल भी काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से मोदी जी भी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो हर वर्ग को साथ लेके चलना, सबके दुख सुख में सहभागी बनना, और समाज में एक अच्छा वातावरण रहे, अच्छा वातावरण बने, और सबके चेहरे पर हंसी खुशी खुशी रहे, आनंद रहे। बस हाँ, इसी एक विचार को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जिस तरह से मैं अभी आपकी बात सुन पा रही हूँ और समझ पा रही हूँ कि आपने, आपके परिवार ने अपना एक एक विशेष योगदान सरकार की तरफ, बीजेपी की तरफ, ठीक है, दिया है। तो आपके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें भी आती होंगी ना, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि इतना लंबा समय आपने बीजेपी के साथ में काटा है। तो कोई एक खास ऐसी स्टोरी जो कि वाक़ई में हमारे व्यूअर्स आज जानना चाहें, कि जो आपने स्पेशली जाके चीज़ें की हैं? देखिए, मैं ऐसा तो नहीं बोलता कि मैंने कुछ विशेष किया, क्योंकि पार्टी का परिवार, मैंने वो दौर भी देखा है जिस समय गिनती के लोग होते थे और ढूंढे से नहीं मिलते थे कार्यकर्ता। आज तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं, और मैं सोचता हूँ जब परिवार बढ़ता है तो चीजें भी और बढ़ती चली आगे जाती बढ़ती है। बढ़ती काफ़ी एक प्राउड मोमेंट है, एक हाँ, गर्व की बात है। गर्व की बात है, जी और हाँ। इसमें सभी का सहयोग है। सहयोग। हाँ, सभी का सहयोग है, और जो अपनी राष्ट्रवादी शक्तियां हैं हाँ। वो मजबूत हो रही हैं। तो इस बात का हमको भी गर्व भी है गर्व और भी है। एक अच्छी अनुभूति होती। तो इसी के साथ-साथ जैसे कि हम बात देखते हैं कि तो चलो हम पार्टी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। इसी के साथ-साथ आप म्यूज़िक से भी काफ़ी तारुफ़ रखते हैं और ये इतने समय से आप म्यूज़िक म्यूज़िक में आपको कितना समय हो गया सर? देखिए, अभी जो कोरोना काल आया था, कोरोना काल तो नहीं कहेंगे सर, वो तो एक तरह से पूरी तरह से निर्माण काल रहा है। हाँ, उसके बाद में कई तरह के अलग-अलग निर्माण हाँ हो हाँ चुके हैं। हाँ ठीक है ना? एक मतलब कहा जाए तो एक सिविलाइज़ेशन ही बदल चुकी है, हाँ, धीरे-धीरे। तो जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी
बोलते हैं कि आपदा में अवसर, बिल्कुल। है ना? आपदा में अवसर ढूंढिए। जी, तो ऐसे ही शायद हमने भी आपदा में एक अवसर ढूंढा। कुछ नए निर्माण किए। हाँ, हाँ। और गाने का शौक तो बहुत जब मैं बहुत छोटा था उस समय से गाने का शौक है। लेकिन एक तरह से जो उसको विस्तार देने का काम हुआ। और जिस समय हम घर में कोरोना काल में पूरी एक तरह से घर में कैद वाली स्थिति परिस्थिति में थे। है ना? राइट। तो उस समय जो पूरा फोकस रहा और कोई एक्टिविटीज तो होती नहीं थी, तो उस समय पूरा फोकस म्यूजिक के ऊपर हुआ। तो पार्टी के साथ-साथ पूरा फ़ोकस म्यूज़िक पे डालने के लिए कोरोना काल एक बहुत बड़ा हाँ, मील का पत्थर साबित हुआ। मील का पत्थर साबित हुआ है। हुँ, और उसके बाद फिर ये जो संगीत की यात्रा हम अनवरत जारी है। और अभी हमारा एक श्रृंखला ग्रुप है, जी। श्रृंखला सांस्कृतिक मंच के नाम से। तो जो हमारे लोकल कार्यक्रम होते हैं वो हम उस पे करते हैं। और कई सारे स्टेज प्रोग्राम अभी तक हम कर चुके हैं। यहाँ पर स्थानीय टाउन हॉल में भी हुए हैं, दूरदर्शन पे भी हमने कार्यक्रम दिए हैं, आईआरडीटी में भी अपने कार्यक्रम हुए हैं। और बड़ी बड़ी बॉलीवुड की जो सेलिब्रिटीज उनको भी बुलाने का भी सौभाग्य मिला है। हमने समीर अंजान जी को जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, उनको भी हमने बुलाया। और इस बात का भी हमको सौभाग्य मिला कि उनका गाया हुआ गीत वो हमारे सम्मुख बैठे थे और हमने उनके सामने उनको गीत को गाया है ना। और इसी प्रकार अभी एक प्यार का नगमा है, तो संतोष आनंद जी जो इसके गीतकार रहे हैं, वो उनको भी हमने आमंत्रित किया था, उनके सामने भी उनके गीत को गाने का हमको मौका मिला। और अभी तो वो मौका तो हम यहाँ भी चाहेंगे कि आप मैं ये नहीं कहूँगी कि हम मौका दे रहे हैं। आप वो मौका निकाल लीजिए ना, हमें भी मौका मिल जाएगा आपको सुनने का। जी जरूर जरूर होगा। और अभी मैं सोचता हूँ बहुत ही जल्दी हम 2-3 और बड़े इस प्रकार के कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें हम मशहूर गायक शब्बीर कुमार ओके। हाँ जी, चलो। शब्बीर कुमार जी हमारे बीच आने वाले हैं, कुमार सानू जी आने वाले हैं। तो अब अभी हमारी लगातार बातचीत चल रही है और संभवतः अप्रैल लास्ट में या मई में हम उनके कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित करने जा रहे हैं। और देहरादून के जो संगीत प्रेमी लोग हैं उनको एक बड़ा सौभाग्य मिलने वाला है, उनसे एक तरह से, और लाइव सिंगिंग उनकी होगी। और साथ ही जो हमारा ग्रुप है, हमारा ग्रुप में इस समय 13 लोग हैं, जिसमें 5 फीमेल सिंगर हैं और 8 मेल सिंगर्स हैं। तो हमारा ग्रुप भी बड़े शानदार कार्यक्रम यहाँ पर देता है। और उसी प्रकार से ये तो हमने स्थानीय अपना जो देहरादून की बात करी है, इसके साथ साथ एक आइसा ग्रुप है हमारा, ऑल इंडिया सिंगर्स एसोसिएशन। तो उसके तहत हम पूरे नेशन वाइड कार्यक्रम करते हैं। उसी कड़ी में अभी वापी गुजरात में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें दिलीप सेन, समीर सेन बड़े गीतकार हैं, संगीतकार हैं, जिन्होंने वो एक बड़ा मशहूर गाना है, ओले ओले जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना डोले ओले ओले। ओले हाँ ओले। जी, हाँ जी। तो उसके संगीतकार वो रहे हैं और उनके सामने गीत गाने का हमको अवसर मिला और बड़ा भव्य और बहुत बड़ा प्रोग्राम था।
जी, तो सर याद आता है कि जिस तरह से अब हम उत्तराखंड की ही बात करें, पहले हमारे जो लोक संगीत के यहाँ पर लोग गाया गाया करते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब ये तवज्जो नहीं मिलती थी या ये कह लीजिए उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलती थी, बहुत ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलते थे। आप तो खुद सरकार मतलब पार्टी की तरफ से हैं, तो आप उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे इस प्रोग्राम के थ्रू? क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि हमारे उत्तराखंड में टैलेंट जो है हर एक गाँव में और हर एक मतलब चप्पे-चप्पे में टैलेंट है। यहाँ के लोगों की आवाज़ अच्छी है, हर चीज़ में मतलब वो लोग आगे आ रहे हैं। हालाँकि अगर बात की जाए तो पिछले 15 साल से और आज तक का दौर देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें आप खुद जानते हैं कि काफ़ी कुछ बदला है। हम्म। तो अभी कुछ और बदलाव के लिए क्या हो सकता है? क्या सरकार इसमें कुछ अपनी तरफ से इनिशिएट लेती है? देखिए, टैलेंट की कमी नहीं है, जी, और उत्तराखंड तो मैं सोचता हूँ प्रतिभाओं का प्रदेश है। थैंक यू। और उत्तराखंड में ऐसी-ऐसी प्रतिभाएँ जी। जो गुमनाम चेहरे, जिनको बस थोड़ा-सा एक क्लिक की आवश्यकता है, हुँ, हुँ। और वो अपना जो हुनर, छुपा हुआ हुनर, उसको प्रदर्शित करके उत्तराखंड का नाम रोशन कर सकते हैं। तो उसी दिशा में अभी जो हमारा आइसा ग्रुप है, हुँ, हुँ। वो एक टैलेंट हंट करवाने जा रहा है मई में। ओके। उसमें हमारे उत्तराखंड के जितने भी कलाकार हैं, हुँ, हुँ। उनमें हर एज के बच्चे भी हैं, मिडिल एज के भी हैं, युवा भी हैं, प्रौढ़ भी हैं, हुँ, हुँ। जो भी अपनी कला को, चाहे लोक नृत्य हो, लोक कला हो, लोक गायकी हो, या बॉलीवुड से संबंधित हो, जिस प्रकार के भी कोई संगीत में कोई जो भी लोग रुचि रखते हैं, वो अपने उसको, अपने हुनर को वहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं। हुँ, हुँ। और वो एब्सोल्युटली फ्री रखा गया है। कोई एंट्री फीस नहीं हाँ, रहेगी। उसकी कोई एंट्री फीस नहीं, रजिस्ट्रेशन कोई चार्जेस नहीं नहीं, रजिस्ट्रेशन हम कराएंगे, कराएँगे। ओके। रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन की फीस रहेगी? नहीं, रजिस्ट्रेशन की ओके, कोई फीस नहीं ओके। रहेगी। तो पूरी तरह से सरकार गवर्नमेंट की तरफ से पूरा का हाँ, पूरा और इसकी इसको एक तरह से हम पायलट प्रोजेक्ट जिसे ओके। हम बोलते हैं, उसके रूप में हम ले रहे हैं। और अगर इसमें कुछ अच्छी सफलता मिलती है, तो सरकार का भी एक बड़ा फोकस रहता है, हुँ, हुँ। क्योंकि उत्तराखंड देखिए पर्यटन प्रदेश है। हुँ, हुँ। और अभी यदि हम पिछले साल की बात करते हैं, हुँ, हुँ। तो 6 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक उत्तराखंड में आए हैं। और उत्तराखंड को लोग जाने पहचाने, उत्तरा यहाँ की गायकी, यहाँ की संस्कृति, सभी को लोग जाने। और मैं सोचता हूँ यदि संगीत और लोक संगीत के क्षेत्र में भी हम देखते हैं, अ, तो पर्यटन को भी बड़े पंख लग सकते हैं लग इससे, सकते हैं। तो क्योंकि अगर बात की जाए टैलेंट की तो टैलेंट। ये म्यूज़िक एक ऐसा टैलेंट है हमारे हाँ। उत्तराखंड का, जैसे कि हम देखते हैं कोक स्टूडियो में अभी एक यहाँ की लोक संगीत में थी वो एक महिला, जिन्होंने नेहा कक्कड़ के साथ में गाया, ठीक है? जुबिन नौटियाल हमारे उत्तराखंड से हैं और अभी एक है जो शिव की भक्ति करते हैं, ठीक है ना? काफ़ी सारे ऐसे सिंगर्स हैं, हाँ। नाम तो अभी ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन सोशल मीडिया पे देखिए कितने सारे मतलब आज की डेट में मतलब ये है कि अलग-अलग राज्यों में भी हमारे यहाँ के गाने बजते हैं, है हुँ। ना? तो मैं समझती हूँ कि वो काफ़ी एक एक रेवोल्यूशन आया है, उस समय से देखा जाए तो पिछले 5-6 साल से अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा रेवोल्यूशन है। तो सरकार से जैसे आपने बताया कि कुछ टैलेंट शो आप कर रहे हो, कुछ रजिस्ट्रेशन भी फ्री रहेंगे, तो अच्छी बात है कि मतलब यहाँ का जो टैलेंट है, वो अपनी प्रतिभा को सही प्लेटफ़ॉर्म पे दिखाए। तो उसके बारे में कुछ प्रोसेस वगैरह अगर आप बताना चाहें हमारे चैनल के थ्रू? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा उद्देश्य वो नहीं है कि पैसा कमाना। नहीं, नहीं सर, वो तो आपने हम कह दिया कि फ्री हाँ, है, तो फ्री तो हाँ, पैसा नहीं है। हमारा लेकिन जो हाँ, जनता है, जो ऐसे वाले बच्चे हैं या जिनको भी आके अपनी प्रतिभा को दिखाना, उसका एक क्या मतलब प्रोसेस क्या रहेगा? क्या उसकी मतलब पूरी तरह से प्रक्रिया रहेगी कि किस तरह से उसको अप्लाई कर सकते हैं? कोई पोर्टल पे डलेगा, किस तरह से? तो प्रक्रिया अगर आप कुछ बताएँ तो? अभी हमारी एक वेबसाइट है, ओके।
तो वेबसाइट पे हम जारी करेंगे उसको। और जो भी संगीत में रुचि लेने वाले बच्चे हैं या बड़े हैं या प्रौढ़ है, मतलब एज नो बार, ओके, एज नो ये तो बार। अच्छा करा है आप हाँ, लोगों ने। जी। तो उसमें अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं। और जो भी लोग उसमें आना चाहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो अपनी 60 सेकंड तक की क्लिप सिंगिंग क्लिप उसमें डालेंगे और उसमें से हम लोग सिलेक्शन करेंगे। और सिलेक्शन करने के बाद उसमें जो लोग वहाँ पे मंच पे आके परफॉर्म करेंगे, एक ज्यूरी बैठेगी, ज्यूरी उसका सिलेक्शन करेगी। उनमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड उसमें से सेलेक्ट किए जाएंगे। होगा। और जो उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे तो उनको जो हमारे अगले बड़े कार्यक्रम होंगे नेशनली, तो उसमें उनको पार्टिसिपेट करने का हम लोग मौका देंगे। और बहुत अच्छी खबर है। हाँ, और इसके लिए वो पूरी तरह से निशुल्क है। और हमारा उद्देश्य है कि जो जो हम जैसे बोलते हैं ना अननोन सोल्जर्स, यस। तो अननोन सोल्जर्स बोलते हैं कि छुपी हुई प्रतिभा को प्रतिभाओं को ढूंढना, सामने लेके है आना, ना। ढूंढना। और वो अपनी प्रतिभा के माध्यम से कैसे समाज में अपना एक मुकाम हासिल करें, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी बात है अगर मतलब सरकार इस तरफ पे कुछ कदम उठा रही है, क्योंकि वाकई में हमारे बच्चे काफ़ी भटकते हैं, अपनी प्रतिभा को डालते हैं, जैसे कि आप देखते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे सब पे। तो मैं समझती हूँ कि ये सरकार, अगर आप लोगों ने इसको मतलब किया है कि हम इस तरह के प्रोग्राम्स कर सकते हैं, तो हमारी जो इस टाइम पर जो जनता है, जो आप लोग आपको सुन रही है इस चैनल के थ्रू, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। और आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है, जो आप अभी लोग हम लोगों को सुन रहे हैं, आपके जो भी कुछ क्वेरीज आते हैं, कुछ भी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर लिख के भेज सकते हैं कि क्या प्रक्रिया रहेगी। और ये तो मेरी तरफ से मैं समझती हूँ कि हमारे चैनल के थ्रू अभी तक ये सर लॉन्च हो गया था, बस अभी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। करने गए थे सर, पहले ही निकाल दिया। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये तो मतलब एक समाज के अंदर एक रिवॉल्यूशन लाने का रेवोल्यूशन, यस यस। है ना। और सबसे बड़ा जो हमारा एक उद्देश्य है इस कार्यक्रम के माध्यम से, आज जो हमारी युवा पीढ़ी नशे की तरफ बहुत तेजी के साथ एक अंधे कुएं में एक तरह से छलांग लगाने के लिए खड़ी है, उस युवा पीढ़ी को उस अंधे कुएं से बचाने के लिए संगीत एक अच्छा सोर्स बन हाँ, सकता है। संगीत की तरफ यदि वो हाँ जी। डाइवर्ट होंगे, तो मैं सोचता हूँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी उनको मिलेगा। और जो एक गलत रास्ते की तरफ से एक उनको एक अच्छा ट्रैक पर मोड़ने के उद्देश्य से भी हम एक बहुत एक सार्थक कदम इसमें उठाने देखते जा रहे हैं। जी तो मेरे हम तो समझते हैं सर कि न्यूज़ डिबेट की तरफ से तो ये हमारी तो ये एक तरह से खुशकिस्मती है कि अभी आप उठाने जा रहे हैं, उससे पहले हम लोग इसको पब्लिक कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें इस सब की चीज़ों के बारे में, जो भी आपकी एक तरह से कह लिया जाए कि गुप्त योजनाएँ हैं, उसको आपने हमारे साथ साझा किया इस प्रोग्राम के थ्रू, तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी। और जिस तरह से आपने कहा कि हाँ, जिस तरह से बच्चे हैं नशे के उसमें जा रहे हैं, तो हाँ, म्यूज़िक तो एक अच्छी थेरेपी भी है। तो अगर आप हम वहीं से लेके जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे सर आपने कहा था कि आप हमारे शो में 2 लाइनें तो सुनाएँगे, तो अब चलते-चलते मेरे कान तरस रहे हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए, और शायद हमारे दर्शकों के भी। देखिए, जैसे हम इस मूवमेंट को लेके चल रहे हैं, हुँ। एक बड़ी पुरानी फिल्म थी साजन बिना सुहागन। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल,
सच की राहों पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। चलिए एक 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 और सुनाता हूँ मैं आपको, 4 पंक्ति। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। मान अपने जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। लवली। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इसी तरह से हम आपके सामने सरकार की कई सारी योजनाएं जो कि आप जानते हैं कि अभी जैसे सामने संजीव जी ने बताया कि ये जो योजना है जो म्यूज़िक से रिलेटेड गवर्नमेंट लेकर के आ रही है हमारे उत्तराखंड वासियों के लिए, ये अभी तक कहीं भी पब्लिश नहीं है, किसी भी पेपर पे आपको ये नहीं मिलेगा। ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था हमारा संजीव जी के साथ में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी प्रतिभाओं को लेकर के सरकार के साथ के जुड़ें और अपना जो टैलेंट है उसको लेकर आएँ और अपना एक नाम बनाएँ। न्यूज़ डिबेट आपके सामने आने वाले समय में कई अलग-अलग प्रोग्राम्स भी लेकर के आएगा, जहाँ आप लोगों को कई अलग-अलग बातों में कुछ और योजनाएँ पता चलेंगी जो कि सरकार से है, आम जनता से है। जुड़े रहिए हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।